मेंडल जो है बच्चों वो है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल क्या है? हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो मेंडल जी का नाम बड़े सम्मान से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मेंडल जी का पूरा नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगर जॉन मेंडल उनका पूरा नाम था। वो कौन है? वो है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। वो है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। इन्होंने जेनेटिक्स को एक नया रूप दिया और जेनेटिक्स की शुरुआत हम बोलेंगे इन्हीं से हुई थी, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे जेनेटिक्स में। इनकी स्टडी से बहुत हेल्प मिली जेनेटिक्स को समझने के लिए, इनहेरिटेंस को समझने के लिए, कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं इस चीज को समझने के लिए इनके काम से बहुत ज्यादा हेल्प हुई। और इनके काम को एक नींव की तरह इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक बेस की तरह इस्तेमाल किया, एक फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल किया गया अगले जो हमारे जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। तो जो ग्रिगर जॉन मेंडल थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको आज बोला जाता है। तो ग्रिगर जॉन मेंडल जो थे एक बहुत ही साधारण सी फैमिली से थे, बल्कि हम ये बोलेंगे कि वो बड़ी गरीब फैमिली से थे। उनके जो पापा थे वो किसान थे, ठीक है। उनकी जो बेसिक स्टडी हुई वो साइंस में नहीं हुई थी पहले, ठीक है। फिर जब वो कम ही एज के थे, लगभग 21-22 साल के थे, तो उनको एक प्राइस्ट बना दिया गया। एक क्या बना दिया गया? एक पंडित बना दिया गया। फिर उनको वहां से जो उनकी मोनेस्ट्री थी, ठीक है, जहां पे उनको प्रीस्ट बनाया गया था, वहां से फिर उनको क्या किया गया? भेजा गया कि तुम थोड़े दिन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाओ और वहां पे जाके पढ़ो। तो वहां पे उन्होंने जाके बॉटनी पढ़ी, ठीक है। बॉटनी पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ी, बॉटनी पढ़ी उन्होंने वहां पे जाके। बॉटनी जब उन्होंने पढ़ी तो उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस तरफ, ठीक है। जब वो अपनी मोनेस्ट्री में वापस आए तो उनको एक साइंस टीचर बना दिया गया वहां पे। पर उन्होंने क्या देखा कि उनके जो मोनेस्ट्री थी, मोनेस्ट्री का मतलब होता है वहां बोल सकते हैं धर्मशाला, एक मंदिर, उस तरीके से मोनेस्ट्री होती हैं, ठीक है। तो वहां पर जब वो गए, वहां पे रहने लगे वो, तब उन्होंने देखा कि उनकी जो मोनेस्ट्री है, वहां का जो गार्डन है, वहां पे बहुत सारे मटर के पेड़ हैं। अब वो जो मटर के पेड़ हैं उनमें अलग अलग टाइप के सीड्स लगते हैं। किसी पे कैसे सीड लगते हैं, किसी पे थोड़े राउंड सीड लगते हैं, किसी पे थोड़े रिंकल्ड लगते हैं ना, किसी पे तो गोल गोल सीड लग जाते हैं, किसी पे ऐसे रिंकल्ड सीड लगते हैं। तो उन्होंने ये चीज देखी, उन्होंने देखा कि कोई तो पौधा जो है पी का वो छोटा है, कोई बड़ा है। तो उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि भाई ऐसा क्यों है। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो हमारी नॉर्मल पी होती है, कॉमन पी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइसम सेटिवम। पाइसम सेटिवम जो हमारी एक नॉर्मल पी होती है, जिसको हम गार्डन पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग गार्डन पी बोलते हैं। तो गार्डन पी को उन्होंने चुन लिया और उस पर उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उस पर स्टडी करना शुरू किया, उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया बेसिकली, ठीक है। तो गार्डन पी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। बच्चों शुरू में उन्होंने 34 वेराइटीज ली। शुरू में मेंडल ने 34 वेराइटीज सेलेक्ट करी हमारी गार्डन पी की, ठीक है। उन्होंने बेसिकली 34 वेराइटीज या बोल सकते हैं 34 कैरेक्टर्स सेलेक्ट करे उन्होंने, है ना। पहले उन्होंने 34 कैरेक्टर सेलेक्ट किए कि हम ये कैरेक्टर लेंगे, सीड का कलर लेंगे, सीड का कोट लेंगे, फ्लावर की पोजीशन लेंगे। इस तरीके से उन्होंने 34 कैरेक्टर्स पहले सेलेक्ट किए। उसके बाद फिर उन्होंने 34 से घट के उन्होंने फिर 22 किए और फिर फाइनली उन्होंने 7 कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। पहले उन्होंने 34 पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, पर हो सकता है कुछ जो रिजल्ट्स हैं उन्हें सही नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने 22 कर दिया इनको और फिर लास्ट में उन्होंने उसको 7 कर दिया और 7 पर वो टिके रहे, क्योंकि उस 7 पर उन्हें वो रिजल्ट बेसिकली मिले जो कि उनको चाहिए थे, ठीक है। या बेसिकली जिससे वो अपने फंडामेंटल समझा सकते थे लोगों को, जो वो स्टैब्लिश करना चाहते थे वो कर सकते थे। ऐसे 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लास्ट में फिर चूज कर लिए बच्चों। तो यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए। तो 7 कैरेक्टर समझने से पहले कि वो कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे उन्होंने काम किया इस पे, उससे पहले जरूरी है ये जानना कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। भाई मटर के पीछे क्यों पड़ गए थे मेंडल? तो मटर के पीछे इसलिए पड़ गए थे क्योंकि एक तो मटर का जो पौधा होता है वो आसानी से मिल जाता है, दूसरी चीज ये होती है कि वो आसानी से ग्रो हो जाता है, उसको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें वैरायटी बहुत ज्यादा मिलती है कैरेक्टर में। जैसे कि सीड, कोई मटर का पौधा ऐसा होगा, कोई वैरायटी मटर की ऐसी होगी जो कि जिसके सीड गोल होंगे,
कोई ऐसी होगी जिसके रिंकल होंगे, ऐसे मतलब कि ऐसे थोड़े रिंकल जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, किसी के रिंकल होंगे, किसी का फ्लावर जो होगा वो वायलेट कलर का होगा, किसी का व्हाइट कलर का होगा, किसी का रेड कलर का होगा, किसी का जो फ्लावर होगा वो मतलब जो एक फ्लावर होगा वो किसी और पोजीशन पे होगा और किसी की दूसरी पोजीशन पे होगा, किसी का जो पॉड होगा मटर का, यानी मटर किसके अंदर आती है, एक कवर के अंदर आती है ना, तो ये जो पॉड होगा किसी का तो क्या होगा आपका बहुत अच्छा होगा, मतलब कि शेप में, किसी का थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड सा होगा, किसी का कलर जो है अलग होगा पॉड का, किसी का ग्रीन होगा कलर पॉड का, किसी का येलो होगा। इस तरीके से इतनी सारी वैरायटी मिली उनको कैरेक्टर्स में कि उनको लगा कि भाई पी प्लांट से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता जेनेटिक्स को समझने के लिए, जीन्स को समझने के लिए, कैरेक्टर्स को समझने के लिए। तो इसलिए वो हाथ धो के पी प्लांट के पीछे पड़ गए थे और इसकी वजह से वो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बन गए। तो बेसिकली पी प्लांट तो उनके लिए लक्की रहा, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 7 कैरेक्टर्स लिए बच्चों, 7 कैरेक्टर्स, फाइनली वो 7 कैरेक्टर्स पर टिक गए और 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने लिया, बहुत सारे हजारों की तादाद में, 10,000 20,000 पौधे उन्होंने लिए, उनको क्रॉस ब्रीड कराया, क्रॉस ब्रीड कराने के बाद उनकी सीड्स आ गए, सीड को अगले सीजन में दोबारा से लगाया, फिर उन जनरेशन को देखा कि कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे उन्होंने क्या किया, एक पौधा ले लिया पी का जो कि हाइट में थोड़ा लंबा था, एक ले लिया जो कि हाइट में थोड़ा छोटा था। अब क्या किया, उन दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया, ठीक है, उनका सेल्फ पॉलिनेशन ना करा के क्रॉस पॉलिनेशन कराया। हाँ, वो अलग अलग वेराइटीज थी क्योंकि एक लंबे वाला पौधा था, एक छोटे वाला पौधा था, उन दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया, एक के पोलन को दूसरे के स्टिग्मा पे डाला ताकि वो आपस में फर्टिलाइज कर लें और क्रॉस ब्रीड कर लें। क्रॉस ब्रीड कराया, फिर जो उनका सीड बना उस सीड को अगले सीजन में दोबारा से मिट्टी में लगाया गया। तो जो पौधे बने उनको देखा गया, क्या वो लंबे बने पौधे या वो छोटे बने या फिर वो मीडियम हाइट के बने, ये चीज देखी गई। उसी तरीके से अगर सीड कलर को उन्होंने देखा तो सीड कलर में अलग अलग सीड कलर वालों को उन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया, क्रॉस ब्रीड करा के अगले साल देखे उन्होंने, जब बीज आए तो उन्होंने देखा, उसी साल जब बीज आए तो उन्होंने देखा कि मतलब जो हमारे सीड आए वो कैसे थे, वो येलो कलर के हैं कि ग्रीन कलर के हैं, या फिर वो कोई बीच का कलर आ गया, ना येलो ना ग्रीन। इस तरीके से उन्होंने इतने सारे फैक्टर्स, इतने साल इस पे लगाए और उन्होंने काफी कुछ अच्छा इस पे कर लिया। उन्होंने हर एक चीज की रिकॉर्ड रखा कि कितने प्लांट्स उन्होंने ब्रीड कराए, क्या क्या उनके रिजल्ट आए, किस रेशो में उनके रिजल्ट आए, क्या पैटर्न चलता है, वो सब उन्होंने किया। और मेंडल ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि बेसिकली डॉक्यूमेंटेड हैं अभी तक, कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बायोस्टैट का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, यानी स्टैटिस्टिक का, मैथ्स का सबसे पहले बायो में जो इंप्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन किया था किसी ने, वो मेंडल ने किया था। अब मेंडल ने अपने रिजल्ट निकाल लिए और वो तैयार हो गए अपने रिजल्ट निकाल के। फिर वो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में जाने लगे जहां पे साइंस कॉन्फ्रेंस होती थी, पर वहां पे उनकी बात को किसी ने नहीं माना। वो इतना ज्यादा बोलते रहे, उन्होंने चीजों को समझाने की कोशिश भी की पर लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो काम था वो टाइम के बहुत आगे था, यानी कि जो जिस टाइम में वो जी रहे थे उससे काफी आगे का काम वो कर चुके थे। लोगों को ना तो जीन्स के बारे में पता था, ना फैक्टर्स के बारे में पता था, यानी कि ना ही उनको डीएनए के बारे में इतना ज्यादा पता था, तो उनको बेसिकली इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी, तो वो इसलिए इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। और दूसरी चीज ये थी कि मेंडल जो थे कहीं ना कहीं उनको भी अपने अंदर एक अविश्वास आने लगा था कि शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि उनको उस एक कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि तुम दूसरे सीड पर इस चीज को करके दिखाओ, पर वो उस सीड पे उसको नहीं कर पाए थे प्रूव, तो इसलिए उनको भी अपने ऊपर अविश्वास बहुत ज्यादा होने लगा था। फिर इस तरीके से मेंडल की जो बात है ये दब के रह गई थी, पर फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे अपना जीवन जी के वो चले गए, उनकी डेथ हो गई। उनके डेथ होने के 16 साल बाद इसी तरीके का कुछ काम 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली किया, यानी अलग अलग जगह पर 3 साइंटिस्ट ने ये काम किया, तब जाके उनको मेंडल के बारे में पता चला। उन्होंने मेंडल के काम को देखा तो वो बड़े ही क्या बोलते हैं कि सरप्राइज हुए कि कैसे इतने साल पहले एक आदमी ये काम पहले ही करके जा चुका है। तो उन्होंने उसको समझा और उसको देखा और उनके जो भी कंक्लूजन्स थे मेंडल के, उनको लॉज की फॉर्म में फिर दिया गया, उन साइंटिस्ट के द्वारा लॉज दिए गए। और फिर इस तरीके से मेंडल को पहचान मिली अपने मरने के 16 साल बाद। और फिर जब उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में लोगों को पता चला, दुनिया को पता चला, तो फिर उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया गया। तो बेसिकली ये एक स्टोरी थी हमारे मेंडल जी की। तो अब हम चलते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे। तो क्या क्या कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे इसके बारे में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कैरेक्टर्स क्या क्या थे जो 7 कैरेक्टर्स में वो टिके थे लास्ट में। सबसे पहला कैरेक्टर आता है हाइट ऑफ प्लांट, यानी कि जो हमारा पी प्लांट है उसकी हाइट क्या है। तो इसमें बेसिकली 2 वर्जन थे हमारे पास, एक डोमिनेंट वर्जन था और एक हमारा रिसेसिव वर्जन था। थोड़ा हम इसको इस साइड लिख लेते हैं ताकि हम लोग
बेसिकली समझ पाए। ठीक है, तो एक हमारा कैरेक्टर है कि कौन सा कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं, एक है हमारा डोमिनेंट वर्जन उसका, यानी डोमिनेंट वर्जन कौन सा है उसका, और एक रिसेसिव वर्जन हमारा, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं फैक्टर। तो यहाँ पे कैरेक्टर सबसे पहला है हमारा हाइट। एक कैरेक्टर उन्होंने लिया, हाइट क्या है प्लांट की, हाइट प्लांट की। तो हाइट में एक उन्होंने लिया टॉल प्लांट, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे, और एक उन्होंने लिया ड्वार्फ यानी बोना प्लांट, तो उसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। उसके बाद दूसरा जो उन्होंने फैक्टर लिया बच्चों, वो उन्होंने लिया सीड का कलर। ठीक है, तो सीड का कलर जो हमारा था वो एक था हमारा येलो, जो कि हमारा डोमिनेंट था, उसको हम लोग कैपिटल वाई से दिखाएंगे, और दूसरा हमारा था बच्चों ग्रीन, जिसको हम लोग दिखाएंगे स्मॉल वाई से। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट उनका था वो उन्होंने लिया फ्लावर का कलर। फ्लावर कलर उनका नेक्स्ट फैक्टर था, फ्लावर का कलर। तो फ्लावर कलर में उन्होंने वायलेट जो था और जो हमारा रेड था, इन दो, ये जो दो कलर थे ये हमारे डोमिनेंट थे, और वाइट जो था हमारा वो हमारा क्या था बच्चों, रिसेसिव था। तो इसको हम कैपिटल आर से दिखाएंगे और इसको हम स्मॉल आर से दिखाएंगे। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो बच्चों उन्होंने फैक्टर लिया वो उन्होंने लिया पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन क्या थी फ्लावर की, तो पोजीशन एक तो हमारी एक्सिलरी थी और एक हमारी टर्मिनल थी। ठीक है, एक हमारी एक्सिलरी थी और एक हमारी टर्मिनल थी। तो एक्सिलरी थी जो हमारी डोमिनेंट थी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट उन्होंने कैरेक्टर लिया पॉड की शेप। क्या लिया उन्होंने, एक लिया हमारी पॉड की शेप। ठीक है, एक हमारी उन्होंने ली इन्फ्लेटेड। ठीक है, यानी कि एक बिल्कुल नॉर्मल, और एक इन्होंने ली कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कि थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्टेड थी जो कि। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये 5 कैरेक्टर्स हमारे हो गए। चलो छठा वाला हम नीचे लिख देते हैं। एक उन्होंने लिया सीड की शेप, एक उन्होंने ली सीड की शेप। सीड की शेप क्या थी बच्चों, सीड की शेप या तो हमारी राउंड होगी। ठीक है, सीड की शेप या तो हमारी राउंड होगी और या हमारी हो जाएगी रिंकल्ड। तो बेसिकली इसको उन्होंने दिखाया था कैपिटल आर और स्मॉल आर से। ठीक है, इसको नहीं दिखाएंगे हम आर से, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको हमने दिखाया था राउंड से और रिंकल्ड को। ठीक है, सीड शेप, और एक था हमारा पॉड का कलर। ठीक है, जो हमारा पॉड था उसका क्या कलर है, येलो या फिर ग्रीन। तो पॉड का कलर भी हमारा क्या था, एक कैरेक्टर जो उन्होंने लिया था पॉड कलर। कौन सा, येलो है पॉड, तो डोमिनेंट कैरेक्टर है येलो वाला, और रिसेसिव है वो। तो कहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको, ऊपर लिख दे, हम इसको ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर हम इसको लिख देते हैं। एक और हो जाएगा हमारे पास पॉड का कलर। ठीक है, पॉड कलर हमारा हो जाएगा 7th जो है वो है हमारा पॉड कलर। तो पॉड कलर हमारा डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो हो जाएगा येलो, और रिसेसिव हो जाएगा हमारा ग्रीन। तो इस तरीके से ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर्स चल रहे हैं और ये हमारे रिसेसिव चल रहे हैं। तो ये 7 कैरेक्टर्स बच्चों मेंडल ने लिए थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टर्स। तो ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज करे थे, और फिर मेंडल ने क्या किए थे, मेंडल ने ऐसे पी प्लांट्स लिए थे कि जिनमें कम से कम एक कैरेक्टर जो क्या हो उसके अलील्स प्रेजेंट हो। यानी कि अगर एक प्लांट ऐसा लिया जो कि टॉल हो, एक ऐसा लिया ड्वार्फ हो, एटलीस्ट एक तो कैरेक्टर ऐसा हो जिसमें कि डिफरेंस हो प्लांट में, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। कोई ऐसा भी प्लांट हो सकता है जो कि टॉल भी हो और उसके जो सीड हैं येलो भी हो, ड्वार्फ भी हो और उसके सीड्स ग्रीन या येलो भी हो। ठीक है, जब मेंडल ने सिर्फ एक कैरेक्टर लेकर क्रॉस कराया, सिर्फ एक कैरेक्टर के डिफरेंस पर क्रॉस कराया, उस क्रॉस को हमने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब 2 कैरेक्टर के बेसिस पे क्रॉस कराया उसको हमने बोला डाइहाइब्रिड क्रॉस। और जब उन्होंने 3 कैरेक्टर को चुन के फिर कराया तो उसको हमने बोला ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों यहाँ पे आज हम सिर्फ पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो बेसिकली ये कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल ने हमारे लिए थे। अब हम लोग चलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। तो बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ हम चलते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं कि हुआ क्या था।
ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे चलने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, जैसे आपको पता है डोमिनेंट क्या होता है, जो कि धौंस दिखाता है अपनी बहुत ज्यादा, जो कि हर जगह अपना क्या कर लेता है, राज कर लेता है हर जगह जाके, वो डोमिनेंट होता है। रिसेसिव वो होता है जो कि दबा हुआ होता है ना, जो कि दबा हुआ होता है, और वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में तो बिल्कुल काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है कि वो किसी और कैरेक्टर की प्रेजेंस में भी, मतलब किसी और अपने दुश्मन की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और रिसेसिव तब एक्सप्रेस हो सकता है जब उसके जैसा कोई हो। ठीक है, जो कमजोर आदमी होते हैं वो 3-4 को इकट्ठा करके आवाज उठा पाएंगे, पर जो डोमिनेंट होता है वो अकेला ही आवाज उठा सकता है, अकेला ही काम कर सकता है। तो वही बेसिकली डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में बात होती है, डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव फैक्टर के बारे में बात होती है। ठीक है, तो अब देखो क्या है बच्चों, ये चीज हम लोग समझेंगे, समझना आप इस चीज को कि यहाँ पर हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कर रहे हैं। मेंडल ने क्या किया था कि पी प्लांट लिए थे और पी प्लांट का सिर्फ एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया कि एक ऐसा पी प्लांट हम लेंगे जो कि टॉल है, एक ऐसा पी प्लांट हम लेंगे जो कि ड्वार्फ है, और सिर्फ इसी कैरेक्टर को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर के अराउंड ये बात चल रही है, तो इसलिए इसको हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला, यानी कि सिर्फ मोनो यानी कि सिंगल। ठीक है, तो हाइब्रिड जो हमें देखना है वो सिंगल कैरेक्टर के अराउंड देखना है। तो जैसे कि मेंडल ने लिया हमारा टॉल और ड्वार्फ का, यानी कि हाइट वो फैक्टर था जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कराया है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग हाइट के बेसिस पर देख रहे हैं, कलर के बेसिस पर भी देख सकते हैं, पॉड के बेसिस पर भी देख सकते हैं, पर फिलहाल हम जो समझ रहे हैं वो हाइट के बेसिस पर समझ रहे हैं कि मेंडल ने 2 प्लांट्स ले लिए, एक हमारा टॉल प्लांट है और एक हमारा ड्वार्फ प्लांट है। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखनी है कि कोई, मैंने आपको बताया था जीन्स के बारे में कि कोई भी चीज क्यों होती है, क्योंकि जीन्स उनके पास होते हैं। वैसे कोई भी प्लांट टॉल है क्योंकि उसके पास वो जीन्स है जो कि उसको टॉल बना रहे हैं, और ऐसे ड्वार्फ है क्योंकि ऐसे जीन्स है उनके पास जो कि जिनकी वजह से वो ड्वार्फ है, यानी बौने हैं प्लांट। तो जो हमारे जीन्स होते हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, जीन जो हमेशा, जो जीन हमारे होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। पेयर में पाए जाने का मतलब ये है कि जीन्स 2 एक साथ नहीं पाए जाते हैं, जीन्स के फॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, जीन्स के फॉर्म पाए जाते हैं और वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर टॉल के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है तो वो हमें ऐसे पाया जाएगा, यानी उसकी 2 फॉर्म्स हमें मिलेंगी, वो उसकी 2 फॉर्म्स हमें मिलेंगे, यानी उसकी 2 अलील्स होंगी हमारे पास। और उसी तरीके से ड्वार्फ के लिए हम भी हमारे पास 2 अलील होंगी। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉल कैरेक्टर है वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो हमारा ड्वार्फ कैरेक्टर है वो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है। डोमिनेंट कौन सा है, टॉल, और ड्वार्फ कौन सा है, हमारा रिसेसिव। ड्वार्फ यानी कि बोने वाले जो प्लांट है उनका जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। जो हमारा टॉल प्लांट है उसको हम कैपिटल टी से दिखाएंगे, उसके कैरेक्टर मतलब उसके जो एलील हैं, और इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, स्मॉल टी से दिखाएंगे। तो टॉल को हम लोग कैपिटल टी से दिखाएंगे और डॉर्फ को हम लोग स्मॉल टी से दिखाएंगे, और इनको हमें डबलेट में ही दिखाना है, यानी कि 2 होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिंगल टी से क्रॉस करा देंगे, 2 ही अलील होने चाहिए हमारे इसमें। ठीक है, टी और टी इस तरीके से होंगे। और बच्चों जब मेंडल ने क्रॉस कराया एक टॉल प्लांट को और एक हमारे ड्वार्फ प्लांट को, तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वो प्योर थे, यानी कि वो होमोजाइगस थे। जो हमारा टॉल वाला प्लांट था उसमें दोनों फैक्टर्स जो थे वो क्या थे, टॉल वाले थे। जो हमारे दोनों अलीज थे वो टॉल वाले थे, और ड्वार्फ वाले में दोनों अलीज ड्वार्फ वाले थे, यानी स्मॉल टी थे। ठीक है, ऐसा उन्होंने किया। वैसे तो हालांकि उन्हें बाद में ये चीज पता चली, पहले से उन्हें कैसे पता चलती, हम लोग तो बोर्ड पे कर रहे हैं, पेन पेपर पे कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है ये चीज, हम खुद से लेके चल रहे हैं। उनको ये चीज नहीं पता थी, उन्होंने क्रॉस किया, जब उनके रिजल्ट आए तब उनको पता चली ये चीज। पर हम तो बेसिकली यही लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास 2 हैं, एक हमारे पास कैपिटल टी वाला, एक हमारे पास स्मॉल टी वाला है बच्चों। तो ये जो हमारे कैपिटल टी वाले हैं ये 2 हमारे पेरेंट्स है। क्या है बच्चों, ये हमारे पेरेंट्स है। तो हम इसको मान लेते हैं मेल, इसको मान लेते हैं फीमेल, या तो इसको भी फीमेल इसको मेल, किसी को भी मान सकते थे। ठीक है, आप लोग ये बात समझ गए, किसी को भी मान सकते थे। अब ये वाला जो हमारा प्लांट है और ये वाला जो हमारा प्लांट है, इससे गैमेट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बनेंगे, इससे गैमेट्स हमारे बन जाएंगे। तो ये तो हमारे पेरेंट हैं, ठीक है, और इससे हमारे क्या बन जाएंगे बच्चों, गैमेट्स बन जाएंगे। अब जो गैमेट्स बनेंगे, किसी गैमेट में हमारा कैपिटल टी आएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे अलील्स, एक में कैपिटल टी दूसरे में कैपिटल टी। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक में स्मॉल टी और दूसरे में भी हमारा स्मॉल टी। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ताकि हमें स्पेस की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी और बच्चों यहाँ पर भी हमारे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी बच्चों। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा।
ठीक है, ये हमारे गैमेट्स हो जाते हैं। अब जब हम इनका क्या कराएंगे, पॉलिनेशन कराएंगे, इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, फिर ये जो गैमेट्स हैं ये आपस में क्या होंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है, और फिर उससे प्रोजेनी हमारा बनेगा। तो इसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं बच्चों, तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही तरीके का पॉसिबल हो सकता है, क्या हो सकता है, टी 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 टी, यही तो पॉसिबल हो सकता है, और तो कोई पॉसिबल नहीं हो सकता। तो टी टी हमारा ये एक बन जाएगा। तो ये जो हमारा टी टी वाला होगा ये हमारी एक प्रोजेनी होगी, और ये हमारी प्रोजेनी कौन सी होगी, F1 प्रोजेनी, या ये हमारी F1 जनरेशन होगी, ये हमारी F1 जनरेशन होगी टीटी वाली, और इस प्रोजेनी को हम लोग F1 प्रोजेनी बोलेंगे, ठीक है, F1 प्रोजेनी बोलेंगे। ये क्या थी, ये थे हमारा मेल पेरेंट और ये था हमारा फीमेल पेरेंट, या कह लो ये हमारा एक पेरेंट था, ये दूसरा पेरेंट था। फिर इनके गैमेट्स बन गए, और गैमेट जब आपस में फ्यूज करे तो इंडिविजुअल्स जो मिले, जितने भी इंडिविजुअल्स हमें मिले वो सब क्या थे, F1 जनरेशन के इंडिविजुअल थे, और वो सब क्या थे, हमारे F1 प्रोजेनी हम उनको कह रहे थे। अब ये जो टी वाला है, जब मेंडल ने एक ड्वार्फ प्लांट को एक टॉल प्लांट को क्रॉस कराया, उनको नहीं पता था कि उनके अंदर ये फैक्टर्स अवेलेबल है, मतलब फैक्टर्स हैं टी 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 टी, उनको नहीं पता था। उन्होंने खाली सिर्फ ये देखा कि ये टॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, इनको भाई क्रॉस पॉलिनेशन इनका कराते हैं। उन्होंने कराया, तो जो उनको रिजल्ट मिला वो क्या मिला, कि जो जितने भी प्रोजेनी थे, यानी जितने भी वो बच्चे हुए फिर पी प्लांट के, है ना, जो जितने भी F1 जनरेशन की प्रोजेनी हुए वो सब क्या थे, टॉल थे। उन्होंने देखा कि जब एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट को हम क्रॉस कराते हैं तो जितने भी बच्चे उनके होते हैं, यानी जितनी भी प्रोजेनी मिलती है, वो सब टॉल थे। क्या थे, टॉल थे। एक भी ड्वार्फ वाले पे नहीं गया और ना ही मीडियम हाइट का कोई हुआ, सब टॉल हुए। तो इससे मेंडल ने ये चीज पता लगाई कि भाई ड्वार्फ वाला भी फैक्टर अवेलेबल था और टॉल वाला भी था। ड्वार्फ वाले के होते हुए भी बच्चे जो हुए टॉल हुए, इसका मतलब टॉल कैरेक्टर जो है वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है, टॉल कैरेक्टर जो है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि वो भारी पड़ेगा रिसेसिव वाले पे हमारे, ठीक है। तो इसको रिसेसिव, इसको टॉल तभी बोला गया क्योंकि इसके होते हुए भी टॉल एक्सप्रेस हो गया, इसलिए ये चीज हुई, ठीक है। ये चीज हम लोग समझ गए। तो जो टॉल है, टॉल होना इसका फिनोटाइप है ना, ये कैसा दिख रहा है वो इसका फिनोटाइप है, पर अंदर इसके कौन से अलील्स हैं वो इसका जीनोटाइप है। कौन से अलील हैं, ये इसका जीनोटाइप है, ठीक है। समझ गए ये चीज आप। तो टॉल हमें इसमें मिले, तो ये हमारी F1 जनरेशन हुई बच्चों। उसके बाद अब क्या किया गया, ये जो F1 प्रोजेनी थी इनको क्या किया गया, इनको आपस में ही क्रॉस कराया गया इनका, यानी कि ये जो जनरेशन थी इनको आपस में ही क्रॉस कराया गया, यानी इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो यहां से फिर जो हमें रिजल्ट देखने को मिले वो बड़े चमत्कारी रिजल्ट थे। मतलब इसकी उम्मीद मेंडल ने बिल्कुल नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। जब मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया F1 जनरेशन वालों का, ठीक है, तो मेंडल ने जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने चाहे जितने भी प्लांट लिए हो, ठीक है, उन्होंने चाहे जितने भी प्लांट लिए हो, पर हम लोग ये स्पेसिफिक रेशो लेके चल रहे हैं कि जब मेंडल ने F1 जनरेशन वाले प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उनको पता चला कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो कि टॉल थे और कुछ ऐसे थे जो कि ड्वार्फ थे। ज्यादातर प्लांट्स टॉल थे, कुछ ऐसे थे जो कि ड्वार्फ थे। तो जब उन्होंने रेशो निकाला तो उनको पता चला कि 3:1 यानी कि 3:1 में आया, यानी कि अगर टोटल 4 प्लांट्स हैं तो 3 प्लांट टॉल निकले और 1 प्लांट हमारा ड्वार्फ निकला। क्या निकला, ड्वार्फ निकला। यानी जब हमने F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराया उनको, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट कराया, तो 3 प्लांट जो हमारे निकले वो टॉल निकले और 1 ड्वार्फ निकला। नहीं, रेशो है ये 3:1 में टॉल और ड्वार्फ आ गए हमारे। तो F2 जनरेशन के जो लोग आए, जो प्लांट्स आए, वो 3:1 में है, यानी कि अगर 4 टोटल प्लांट्स है, यानी 4 टोटल F2 प्रोजेनी है, तो 3 टॉल आए और 1 ड्वार्फ आया। तो ये F2 जनरेशन की बात हम कर रहे हैं। तो अब ये कैसे आया, तो फिर मेंडल ने दिमाग लगाया और मेंडल ने सोचा, अरे भाई अगर टॉल प्लांट थे F1 जनरेशन वाले और टॉल वाला जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, तो जब हमने टॉल वालों को ही सेल्फ पॉलिनेट कराया तो ये ड्वार्फ वाले कहां से आ गए, भाई बोने प्लांट कहां से आ गए। तो मेंडल को ये बात पता चली कि भाई वो जो टॉल वाले प्लांट्स थे ना, जो कि हमें F1 जनरेशन में मिले थे, यानी जो F1 जनरेशन में हमें प्रोजेनी मिली थी जो कि टॉल मिली थी, वो एक्चुअली में प्योर टॉल नहीं थे। वो टॉल जरूर थे पर उनका फिनोटाइप टॉल था, पर उनके अंदर वो फैक्टर अवेलेबल था जिसकी वजह से वो ड्वार्फ हो सकते थे, उनकी जो प्रोजेनिया आगे चल के ड्वार्फ हो सकती थी, ठीक है। इसका मतलब उनके पास दोनों एलील अवेलेबल थे, टॉल वाला भी और ड्वार्फ वाला भी,
ठीक है, समझ रहे हैं आप ये चीज। तो जब उन्होंने क्रॉस कराया था F2 को सेल्फ, तो कुछ ऐसा हुआ था उनके साथ, ये हम देखते हैं कैसा हुआ था बच्चों। तो यहां पर हमारे पास एक जो होगा, ठीक है, यानी F1 को हमने आपस में ही करा दिया था, ठीक है। तो F1 को जब हमने कराया था तो यहाँ पे मान लो एक ये हो गया हमारा TT और एक हमारा हो गया TT। ये तो हमें तो पहले से पता है मेंडल जी की कृपा से कि TT है हमारा F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप, ठीक है। बेचारों को उनको नहीं पता था पर हमें पता, तो इसलिए हम तो कर सकते हैं। तो जब इनका क्रॉस कराएंगे, हमारे क्या है गैमेट, गैमेट से मान लो ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। जब इनको क्रॉस कराया तो एक TT हो गया, एक TT हो गया, एक हमारा TT हो गया और एक TT हो गया। तो बच्चों जो ये वाले तीनों हमारे थे, ये और ये हमारे टॉल निकले और ये वाला जो था ये हमारा ड्वार्फ निकला, ठीक है। तभी तो 3:1 हुआ, 3 हमारे टॉल हुए, एक हमारा ड्वार्फ हुआ। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आया वो है हमारा 3:1, यानी F2 जनरेशन जो है उसका रेशो है 3:1, जहां पर 3 टॉल हैं और एक हमारा ड्वार्फ है। तो अब देखो इससे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जहां पर भी कैपिटल T आ गया वहां पर तो टॉल होना ही होना है। जैसे 2 कैपिटल T आए तो टॉल है, अगर एक भी कैपिटल T आए, जैसे इसमें एक कैपिटल T है एक स्मॉल t है, तो कैपिटल T स्मॉल t दोनों के होते हुए भी T ही एक्सप्रेस हुआ और टॉल हुआ वो प्लांट। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक कैपिटल T है तो ये भी टॉल हुआ और यहाँ पर दोनों ही स्मॉल t है इसलिए ड्वार्फ हुआ। तो यहाँ से और ये बात पक्की हो गई कि ये जो स्मॉल t है ये रिसेसिव है और ये तभी ही काम कर सकता है, ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब जो दूसरे वाला एलील है वो भी इसके जैसा हो, यानी वो भी रिसेसिव वाला हो। तो ये 2 रिसेसिव मिलकर अपने आप को एक्सप्रेस करा सकते हैं, वैसे कैपिटल T के प्रेजेंस में ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। तो इससे मेंडल को पता चला कि जो F1 थे, जो F1 प्रोजेनी हमारी थी वो हेट्रोजाइगस थी। अब यहां से आप लोग समझ पाएंगे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। ये जो कैपिटल T वाली प्रोजेनी है ना, ये प्रोजेनी ही तो है, ये जो प्रोजेनी है यानी ये जो प्लांट है ये हमारा होमोजाइगस है क्योंकि दोनों अलील इसमें सेम है, दोनों कैपिटल T हैं। पर ये वाला जो है ये हमारा हेट्रोजाइगस है, इसमें एक कैपिटल T है और एक हमारा स्मॉल t है, ये हमारा हेट्रोजाइगस है। तो बच्चों इस तरीके से ये 3:1 आया हमारे F2 जनरेशन का मेंडल जी का। तो मेंडल जी ने इससे पता लगाया कि F2 जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 देगी, जिसमें 3 टॉल होंगे एक ड्वार्फ होगा। इससे मेंडल जी को ये भी बात पता चली कि क्या होता है हमारा ये जो हमारा F1 जनरेशन थी वो हमारी क्या आई थी, हेट्रोजाइगस आई थी। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा हो जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने के बाद हम इसको यही नहीं छोड़ेंगे, इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है वो आगे भी हमें हेल्प करेगा और चीजों को समझने में, जो मेंडल के लॉज हैं उनको समझने में। तो बच्चों आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम मेंडल के कुछ लॉज देखेंगे और कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत है या कोई भी आपका सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।